हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ज्येष्ठ संपरीक्षक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को, है ना, जो सीजी व्यापम द्वारा लिया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। यह हिंदी वाला पार्ट है, इसमें हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं 169 से इधर आगे के प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। तो ज्येष्ठ संपरीक्षक परीक्षा जो हुआ था उसका जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें हिंदी वाला जो पार्ट आया था, ठीक है, सहायक संपरीक्षा समझ सकते हैं। तो उसमें हिंदी वाला पार्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाग्देवी, भारती, महाश्वेता और श्रीदेवी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो वाक देवी, है ना, वाणी की देवी वाक देवी की, ये तो बिल्कुल सही है, सरस्वती का पर्यायवाची है। भारती भी पर्यायवाची है और महाश्वेता भी पर्यायवाची है। बस ऑप्शन डी जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। श्रीदेवी जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तम का विलोमार्थक शब्द है। तम मतलब क्या होता है? अहंकार, अंधकार, ठीक है। तम मतलब क्या होता है? अंधकार, है ना, काला, अंधकार, अंधेरा, ठीक है। तो इसका जो है पर्यायवाची विलोमार्थक यानी उल्टा शब्द है ना। विलोमार्थक शब्द बोल रहे हैं मतलब तम यानी अंधकार का उल्टा, है ना। तो अंधकार का उल्टा क्या होगा? उजाला यानी प्रकाश, ठीक है। तो तम मतलब अंधकार होता है, तो यह तो उल्टा है नहीं। तमिश्रा यह भी नहीं है। तिमिर मतलब भी अंधकार ही होता है। आलोक मतलब प्रकाश या उजाला होता है। तो यहाँ भी ऑप्शन डी सही है। आलोक मतलब होता है प्रकाश या फिर उजाला, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनेकार्थी शब्द जलज के अर्थ को निम्नांकित में से कौन सा शब्द व्यक्त नहीं करता है? ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई शब्द जो है जलज के अर्थ को व्यक्त नहीं करता है सॉरी, जलज के अर्थ को व्यक्त नहीं करता है ना। जलज मतलब जल से उत्पन्न, ठीक है, जल से उत्पन्न जलज, ठीक है। तो कमल मतलब भी जलज ही होता है। शंख भी जलज ही होता है, जल से उत्पन्न, ठीक है, शंख भी। और सेवार यह भी जलज ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी फिर से राइट आंसर है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जलज का जो है पर्यायवाची नहीं है या फिर व्यक्त नहीं करता है जलज शब्द के अर्थ को बोलने से जाल, ठीक है। सेवार, कमल और शंख जो हैं जलज के पर्यायवाची शब्द हैं बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर जलज के ही अर्थ हैं, ठीक है। तो जाल यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक शब्द जो है अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। अंतर्धान मतलब छुप जाना, लुप्त हो जाना या ओझल हो जाना, ठीक है। तो ये सभी तो अंतर्धान के पर्यायवाची हैं, लेकिन कोई एक शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए सबको एक एक ठो देखते हैं। लुप्त मतलब छुप जाना या अंतर्धान हो जाना, यह बिल्कुल सही है। अदृश्य मतलब छुप जाना या अंतर्ध्यान हो जाना, बिल्कुल सही है। ओझल मतलब भी छुप जाना या अंतर्ध्यान हो जाना, बिल्कुल सही है। लेकिन अंतर्निहित मतलब, है ना, अंतर्धान नहीं होता है। तो ऑप्शन डी फिर से यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोलने से अंतर्निहित जो है अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। ऑप्शन डी अगेन इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है ना। यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है, बाकी के 3 गलत हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक को देखते हैं। रविवार के दिन स्कूल कोई नहीं जाता, है ना। यहाँ अपूर्ण है, मतलब ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। रविवार को कोई स्कूल नहीं जाता, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। रविवार को कोई स्कूल नहीं जाता, ठीक है।
मैं रविवार के दिन स्कूल नहीं जाऊंगा, यह भी सही नहीं है। मैं रविवार को स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगेन अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखते हैं। मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता, यह बिल्कुल सही है। जो मैं बोल रहा था रविवार को, उसमें के दिन का जोड़ने का एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर के दिन जो जोड़ा हुआ है उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रविवार को बोलना ही पर्याप्त है अपने आप में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से सही शब्द चुनिए। सही शब्द को चुनना है ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही शब्द को चुनना है। तो सकुशल पूर्वक गलत है। ठीक है, इतना लंबा मतलब एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। कुशलता पूर्वक है ना, या सकुशल बोल सकते हैं। ठीक है, सकुशलता पूर्वक यह भी बिल्कुल गलत है ना। ऑप्शन 1 तो गलत है ही। सकुशल यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी अगेन इज द राइट आंसर, है ना। सकुशल सही उत्तर है यहाँ पर, या फिर कुशलता पूर्वक, है ना। इनमें से कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं। सकुशल बोलिए या फिर कुशलता पूर्वक। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। किस प्रकार की अशुद्धि है? यह वाक्य तो अशुद्ध है, स्पष्ट है, लेकिन मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है यह बताना है। संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी या विभक्ति संबंधी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है विभक्ति संबंधी, है ना। मेरी पढ़ाई में, है ना, बहुत नुकसान हो रहा है ना। मेरी पढ़ाई में, है ना, बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, विभक्ति संबंधी जो है यहाँ पर अशुद्धि है, मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, पढ़ाई का नुकसान होता है मतलब, है ना, यहाँ पर में नहीं होना चाहिए। मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं, है ना। तो इसका मतलब यह हो गया कि विभक्ति संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य है निश्चय, है ना। एकदम दृढ़ निश्चय होकर के कोई वाक्य बोला जाए तो उसको निश्चयात्मक बोलते हैं। एकदम उसमें कोई डाउट ना हो, कोई संशय ना हो। ठीक है, परफेक्ट पता हो निश्चित रूप से, है ना, तो उसको निश्चयात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इसमें कौन सा सही है देखेंगे हम, कौन सा एकदम निश्चयात्मक वाक्य है। रमेश रोटी भी खाता है, नहीं है निश्चयात्मक, है ना। अगला देख लेते हैं। रमेश रोटी खाता है, यह भी निश्चित नहीं है। खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है। ठीक है, तो रोटी भी खाता है, यहाँ पर और भी कुछ खाता है लेकिन रोटी भी खाता है, ये भी, है ना, 2 आ जा रहे हैं, इसलिए निश्चय नहीं है। अब रमेश रोटी ही खाता है तो यह निश्चय है ना, और कुछ नहीं खाता, सिर्फ रोटी ही खाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है कि रमेश रोटी ही खाता है और कुछ नहीं खाता, दाल चावल नहीं खाता, सिर्फ रोटी खाता है। ठीक है, ऐसा, है ना, निश्चित है कि वह रोटी ही खाता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है ना। निम्नलिखित में संयुक्त स्वर कौन सा है? ए, ओ, ए या फिर उपर्युक्त सभी, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है सभी के सभी जो है संयुक्त शब्द हैं, है ना, संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, ए, ओ, है ना, ए, ये सभी संयुक्त स्वर हैं, है ना। ए जो है अ, ई, है ना, अ और ई से मिलकर के बना होता है। अ जो है अ और बड़ा ई की मात्रा से मिलकर बना होता है। ओ जो है अ और व, है ना। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर के बना होता है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो है संयुक्त स्वर हैं, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कि सभी जो स्वर यहाँ पर बताए गए हैं सभी संयुक्त स्वर हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण व्यंजन, है ना, महाप्राण व्यंजन उसको बोला जाता है, मैं अपने हिसाब से परिभाषा बता दे रहा हूँ, जिसमें, है ना, कोई भी एक इंग्लिश का जो उसका ट्रांसलेट होता है उसके बाद एच लगता है। जैसे ख का क्या होता है, के और एच का ख, है ना, तो यह महाप्राण है। ठीक है, और क जो है अल्प प्राण है ना। जैसे क में क्या होता है, सिर्फ के होता है ना। और जैसे यहाँ के ए क हुआ, और के एच ए का क्या हुआ, ख। तो जहाँ पर एच एक्स्ट्रा लगता है ना, एच, उसको महाप्राण बोलते हैं। जैसे ढ, तो डी एच का ढ, है ना, और डी का ड,
है ना। इसी प्रकार से ग और घ है ना, GH का घ और जी का सिर्फ ग है ना, तो H एक्स्ट्रा लग रहा है तो घ जो है महाप्राण है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें सबको एक एक ठो देखते जाते हैं। चलिए, घ पहला जो है क्या दिया हुआ है, घ मतलब GH, इसमें H एक्स्ट्रा आया, महाप्राण है। झ JH, J और H, झ आया मतलब H आया, इसका मतलब है कि झ जो है महाप्राण है। ठीक है, प में क्या है, सिर्फ P मतलब यह अल्प प्राण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी और है ना जो है सही उत्तर होता है। P मतलब उसमें H नहीं है तो ऑलरेडी इज द राइट आंसर, P ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, इसमें देखिए बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहा हूँ। पक्षी पुल्लिंग है, बटेर स्त्रीलिंग है ना, बटेर जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेत्र जो है पुल्लिंग है और गन्ना भी पुल्लिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, बटेर जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बटेर स्त्रीलिंग शब्द है। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वचन बहुवचन का सही युग्म नहीं है। कौन सा जो है एक वचन बहुवचन का सही युग्म नहीं है, यह बताना है ना, सही युग्म नहीं है। तो पहला जो है एक वचन होना चाहिए, मतलब पहला जो शब्द है और दूसरा शब्द बहुवचन होना चाहिए। तो कौन सा जो है सही युग्म नहीं है, यह बताना है। तो गौ बिल्कुल एक वचन है, गौएं जो है बहुवचन। चौबे एक वचन, चौबे बहुत सारे चौबे हों तब भी जो है चौबे ही बोलते हैं तो सही है ना। बीघा बिल्कुल सही है, और बीघे मतलब बहुत सारे बीघे है ना, तो यह बहुवचन है, बिल्कुल सही है। नदी और नदियाँ होना चाहिए, या फिर है ना नदियों, नदियाँ बहुत सारी नदियाँ है ना, नदी मतलब एक नदी, नदियाँ मतलब बहुत सारे नदी। ठीक है, तो यह जो है बहुवचन में बिल्कुल गलत है, मतलब ये जो ऑप्शन सही उत्तर है, ऑप्शन सही उत्तर है। एक वचन बहुवचन का सही जोड़ा नहीं है, मतलब यह गलत है, एक वचन बहुवचन का जोड़ा गलत है ना। पहला शब्द तो एक वचन है लेकिन दूसरा शब्द बहुवचन नहीं है। ठीक है, तो यह ऑप्शन सही उत्तर है, ऑप्शन डी। ठीक है, चौबे चौबे में क्या है, मतलब बहुत सारे चौबे, चौबेयों ऐसे नहीं बोलते ना, चौबे का परिवार या चौबे इंग्लिश में बोलें तो एस होता है, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, चौबे परिवार आपका स्वागत करता है ना, चौबे परिवार ऐसे मतलब बहुत सारे चौबे लोगों का एक ग्रुप जो है। ठीक है, और एक चौबे हो तब भी चौबे बोलते हैं। ठीक है, तो वो तो एक वचन बहुवचन का सही जोड़ा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी जो है नहीं है ना, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।